नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए DSSB 2018 का हल प्रश्न पत्र। इसके 4 भाग हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यह आज इसका 5वां भाग है। यदि आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा PGT के भी हल प्रश्न पत्र वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो समय ज़्यादा नहीं बिताते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे प्रश्नों के व्याख्याओं की तरफ। पिछले वीडियो का हमारा जो अंतिम प्रश्न था वो था कि सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला था, और वो तो मिला था हड़प्पा से। और आज का जो पहला प्रश्न है वह है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, यानी प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब दे रखा है सज्जनू और भगवान। दोस्तों, ये 2 चित्रकार जो हैं ये संबंध रखते हैं कुल्लू से, क्योंकि परखू ईश्वर सज्जनू मानकू, देखो सज्जनू और भगवान दोनों हैं, लेकिन किसी में भी जो है यहाँ पे किसी में भगवान आ रहा है तो किसी में सज्जनू आ रहा है, लेकिन दोनों केवल यहीं पे आ रहे हैं, सज्जनू और भगवान। साथ ही आपको बता दूं कि यह जो कुल्लू शैली है इसका जन्म 1785 ईस्वी में हुआ था, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो JC फ्रेंच को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में 1931 में इसका जिक्र किया था। और साथ ही याद रखिए कि यहाँ पर जो है पतंग और कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों के चित्र स्पेशली यहाँ पे बने, साथ ही युद्ध दृश्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महाराजा मानसिंह के समय यहाँ पर बसोली के चित्रकार आके बस गए थे, और उन्हीं में से 2 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, सज्जनू और भगवान। जरूर याद रखिएगा। और एक प्रश्न और भी पूछा गया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि इसको जो है कुलाटा कुल्ट या कुलंत पीठ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र आप जरूर याद रखिएगा, सांगरी रामायण का, वो भी यहीं से संबंध रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हुसैन द्वारा उपयोग में किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादातर कौन सा पशु उन्होंने अपने चित्रों में बनाया है। तो सभी वाकिफ़ हैं, घोड़ा, यानी हुसैन जो उन्होंने घोड़े के चित्र स्पेशली बनाए हैं। और याद रखें कि जो हुसैन है ये हुसैन का जन्म 1915 में होता है। MF हुसैन का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में, जबकि 2011 में इनका देहांत लंदन में हो गया था। भारत के पिकासो के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही याद रखें कि इन्होंने पेग के संस्थापक सदस्यों में से एक ये थे। 1947 में जिस पेग की स्थापना हुई थी उसमें संस्थापक सदस्य के रूप में ये थे। यह चित्रकार, लेखक और फिल्म डायरेक्टर तो हैं ही, साथ में इन्होंने कुछ फेमस फिल्में बनाई हैं, जिसमें मीनाक्षी है, ए टेल ऑफ 3 सिटीज़, इसके अलावा गज कामिनी है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, ये इनकी पहली मूवी मानी जाती है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर इनकी पहली मूवी है। साथ ही याद रखें कि इनको भारत सरकार द्वारा 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 1966 में इनको पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड इनको मिले हुए हैं। इनके कुछ फेमस चित्रों की बात करें तो मदर टेरेसा सीरीज है, इसके अलावा लेडी विद वीणा है, जमीन है, रेड लैंडस्केप है, लैंप और मकड़ी, सेल्फ पोर्ट्रेट, ये इनके कुछ फेमस ऐसे आर्ट वर्क हैं। एक क्वेश्चन इनके बारे में और पूछा जाता है कि इन्होंने किस देश की नागरिकता ग्रहण की थी। तो इन्होंने दोहा कतर जो देश है उसकी नागरिकता इन्होंने ग्रहण की थी 2008 में, जबकि इनका देहांत कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है रामकिंकर बैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई है। रामकिंकर बैज की मूर्तियाँ अधिकतर किसकी बनाई गई है। तो इसका सही जवाब दे रखा है सीमेंट में। जी दोस्तों, उन्होंने सीमेंट और जो कंक्रीट है इसमें इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। हालांकि टेराकोटा और पीतल और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इनका इन्होंने जो है हाल ही मुश्किल से इन्होंने इनका प्रयोग किया था, जबकि इनके अधिकतर जो मूर्ति शिल्प वो सीमेंट कंक्रीट से ही बने थे, जिसमें इनके कुछ संथाल परिवार है, मील कोल है, महात्मा बुद्ध है, महात्मा गांधी है, यक्ष की प्रतिमाएँ हैं, जो काफ़ी फेमस प्रतिमाएँ हैं। साथ ही याद रखें इनके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी है पिछले वीडियोज़ में, उनको जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जबकि देखो टेराकोटा इन दे रखा है, तो वर्तमान में एक चित्रकार जो वर्तमान में सक्रिय हैं, हिम्मत शाह है, मूर्तिकार म्यूरलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने टेराकोटा में बहुत बड़े बड़े हेड जो हैं, सिर बनाए हैं, तो वो भी टेराकोटा में उन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया हुआ है। खैर, अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे भारत माता और सांध्य दीप किसने चित्रित किया है। जवाब दे रखा है यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोनों चित्र बनाए हैं। भारत माता का चित्र 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान बनाया था। इसके अलावा संध्या दीप जो है इनका ये भी बहुत फेमस चित्र माना जाता है। यह इनके द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र है, जो उन्होंने वॉश टेक्निक में इस चित्र को बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत माता को जो है केसरिया वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है। चतुर्भुज मुद्रा में उनको बनाया है। इस प्रकार से एक हाथ में धान, एक हाथ में कुछ माला इस प्रकार से दर्शाई गई है, और कुछ किताबें इस प्रकार से दर्शाई गई। तो ये जो चित्र है काफ़ी फेमस हुआ था उस वक्त, क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत जो है उसको माना जाता था। तो यह जो है ये भारत माता के चित्र उन्होंने बनाया था। इसके अलावा इनके कुछ और भी फेमस चित्र पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से वो चित्र हैं।
कुछ अन्य फेमस वर्क यहाँ पे दे रखे हैं जिनमें है भारत माता है, यात्रा का अंत, जहाँ जहाँ के अंतिम दिन है, अशोका की रानी है, अशोका क्वीन, गणेश जननी है, मूनलाइट म्यूजिक पार्टी। इसके अलावा यहाँ पे फेरीलैंड है, कृष्णा का जन्म, बुद्धा की विजय, और रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया था। इसके अलावा कृष्णा एज ए काउबॉय, जेबुनिशा का चित्र भी इनका एग्जाम में पूछते हैं, संथाल गर्ल रांची, मैरिज ऑफ नूरुद्दीन, द लवर। ये इनके कुछ बहुत ही फेमस आर्ट वर्क हैं। माई मदर, इन्होंने अपना ये माता जी का चित्र बनाया था इन्होंने। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। इन्होंने टेम्परा में भी बहुत सारा कार्य किया था, याद रखें इन्होंने टेम्परा में भी कार्य किया था। तो स्पेशली इन्होंने वॉश तकनीक में इन्होंने कार्य किया था। ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों याद रखें कि राजा रविवर्मा, नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के भी चित्र पूछते हैं। तो राजा रविवर्मा के फेमस चित्रों में जैसे कि भगवान श्री राम द्वारा समुद्र का गर्भमर्दन है, रावण और जटायु है, ये इनके कुछ फेमस चित्रों में आते हैं। शकुंतला का दुष्यंत के नाम, पत्र लेखन, और हंस और महिला है, ये कुछ फेमस चित्र हैं। जबकि नंदलाल बोस के भी चित्र एग्जाम से पूछते हैं, जिसमें ढाकी है, ढोल बजाने वाला, जो उन्होंने हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 2x2 जो पट्टे होते थे उनके ऊपर कागज चिपका के उन्होंने टेम्परा पद्धति में वो चित्र बनाए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक माँ और शिशु का चित्र काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था। तो कोटा स्कूल के जो चित्र बने हैं यहाँ पे अधिकतर शिकार दृश्य बने हैं, आखेट दृश्य जिन्हें कहेंगे। याद रखिए दोस्तों कि कोटा शैली जो है ये हाड़ौती शैली के एक उपशैली के अंतर्गत आती है। एक वास्तव में एक तरीके से स्वतंत्र शैली नहीं थी, यह बूंदी शैली का एक हिस्सा माना जाता है। और इस शैली का जो स्वतंत्र विकास यदि बात करें तो राजा राम सिंह के समय इसका स्वतंत्र विकास हुआ था। इस शैली पे बूंदी और मुगल दोनों प्रभाव यहाँ पे रहा था। और यहाँ के जो शासक थे जगत सिंह, उस जगत सिंह के काल में इस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव अधिक देखने को प्राप्त होता है। और कोटा शैली में याद रखें महाराजा उमेद सिंह जो हैं उनका काल चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। यहाँ के कुछ चित्र पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिसमें राम सिंह द्वारा हाथी का शिकार करते हुए के चित्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इसी शैली से संबंध रखते हैं। इसके अलावा यह जो शैली है इस पर 1857 में कंपनी शैली का प्रभाव भी आने लग गया था। और राजा शत्रुशाल जो थे, शत्रुशाल सेकंड, उनके समय शैली का पतन होना शुरू हो गया था, जरूर याद रखें। और एक चीज़ याद रखें कि इस शैली में स्पेशली हरा, सुनहरा, पीला और नीला रंग स्पेशल यूज किया गया था। पशुओं में यहाँ पे अधिकतर शेर, हिरण और बतख बनाए गए थे। जबकि पेड़ों की बात करें तो खजूर के वृक्ष जो है यहाँ पे स्पेशली बनाए गए थे। चित्रकार भी याद रखिएगा दोस्तों, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद इस शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार थे। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि इस शैली में जो है कार्य शिकार करते हुए नारियों को दर्शाया गया है, यानी कि एकमात्र ऐसी शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ये याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान द्वारा किया जाता है। तो यह एक बार फिर से रविंद्रनाथ टैगोर का प्रश्न है, यानी याकोहामा ताइकान और हिशिदा, ये दो ऐसे चित्रकार थे जिनसे इन्होंने क्या सीखा था, वॉश तकनीक सीखी थी, जापानी कला इन्होंने सीखी थी, याद रखें दोस्तों। और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पहले हम आपको बता चुके हैं वॉश टेक्निक के बारे में। ये दोनों नाम याद रखें, याकोहामा ताइकान और हिशिदा। और 1905 में जो है इन्होंने इससे 5 से 7 के मध्य उमरख्याम चित्र श्रृंखला भी रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जो वॉश तकनीक पर आधारित थी। इसके अलावा 1605 का भी मैंने आपको बताया, भारत माता का चित्र काफ़ी फेमस चित्र था। और 1901-2 के आसपास ये भारत में आए थे, याकोहामा ताइकान और हिशिदा। और इनके कुछ फेमस चित्र ज़रूर याद रखें, जैसे कि बता चुका हूँ मैं, प्रवासी यक्ष है, शाहजहाँ की मृत्यु, बुद्ध और सुजाता, कच्छ और देवयानी, अरेबियन नाइट्स, ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। तो इसका जवाब दे रखा है यहाँ पे अकबर। दोस्तों अकबर के समय जो है भारतीय कहानियाँ न केवल भारतीय बल्कि अभारतीय कथाओं के ऊपर भी बहुत सारे चित्र बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि बाबर ज़्यादा अधिक समय तक अपना शासनकाल नहीं कर सका था इंडिया में। और शाहजहाँ अकबर के बाद का है, जहांगीर इसका फादर था, बट जहांगीर के समय इस प्रकार की कोई कहानियों का चित्रण शुरू स्पेशली नहीं हुआ था। तो अकबर, माफ़ कीजिएगा, अकबर का पुत्र जहांगीर था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कोई स्पेशल जो है यहाँ पे कार्य नहीं हुआ था, तो अकबर का नाम आता है। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों अभारतीय कथाओं पे चित्रण, जिसमें हमजानामा, तूतीनामा, खमसा निजामी आदि के ऊपर अभारतीय कथाओं के चित्र बने हैं। जबकि भारतीय कथाओं की यदि बात करें तो रामायण, रज़्मनामा, नल दमन,
अनवारे सुहेली और पंचतंत्र जिसे कहा जाता है के चित्र जो भारतीय कथाओं पर आधारित बने हैं। याद रखिए कि अनवारे सुहेली जो है ये फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का, और 1598 में इसका चित्रण हुआ था। लगभग इसे 4 प्रतियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा रज़्मनामा यहाँ दे रखा है जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, और ये अनुवाद जो किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था 1581 टू 82 के अप्रोक्स, और इसमें लगभग 169 इसके चित्र प्राप्त होते हैं जो 1588 में 1588 में जो है इसकी सचित्र प्रति तैयार की गई थी। इस रज़्मनामा के अधिकतर चित्र जो है वो दशवंत नाम के चित्रकार ने बनाए थे। इसके अलावा नल दमयंती जो है और रामायण है, हरिवंश पुराण, इनके भी चित्र बने हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक चित्र यदि हम बात करें अकबर के समय जो बने थे, शाहनामा, बाबरनामा, जमाउ तवारिख, तारीफ़ अल्फ़ी, अकबरनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया है। व्यक्ति चित्रों में समकालीन दरबारी, अमीर उमराव, राजदूत और बेगमों के चित्र बने हैं। और सामाजिक चित्रों की यदि बात करें तो सामाजिक जीवन की झांकी, प्याऊ, पनघट, ऋषि मुनियों का जीवन और किसान झोंपड़ी और विभिन्न उत्सव का चित्रण जो है वो इनके समय हुआ था। तो ये जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है शैलेंद्रनाथ डे, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे, इनके गुरु कौन थे? तो जवाब दे रखा है यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य ये रहे हैं शैलेंद्रनाथ डे, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी। इसके अलावा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल डे, जामिनी राय, मनीषी डे, खे वेंकटप्पा, ये भी जो हैं इन्हीं के शिष्य रहे थे। और सर्व प्रमुख इनके जो शिष्य हैं जिनका नाम आता है नंदलाल बसु, वो भी इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये इन्होंने जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिस कला शैली को सिखाया गया था इनको उस शैली का इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूलों में इन्होंने काफ़ी इसका जो है प्रचार प्रसार किया था। यही ये कहें कि एक कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी कला को जो है वहाँ तक पहुँचाया। जिसमें असित कुमार हलदार जो है लखनऊ के प्राचार्य बने थे, डीपी राय चौधरी मद्रास के थे, वहीं नंदलाल बसु जो है वो शांति निकेतन कलकत्ता के एक प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वहीं शैलेंद्रनाथ डे जो है इन्होंने भी राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चित्रकारों को एक तरीके से अपनी कला संस्थान की राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से निकाला है। अगला प्रश्न है कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? जवाब दे रखा है यहाँ पे कागज़ और हाथी दांत। दोस्तों ये कागज़ और हाथी दांत पे इसमें चित्र बने हैं। अधिकतर जो चित्र बने हैं वो कागज़ पे बने हैं, लेकिन कभी कभी जो है हाथी दांत का यानी कि आइवरी का भी जो है यूज़ किया जाता था। स्पेशली दिल्ली में जो है आइवरी के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। याद रखिए दोस्तों कंपनी शैली जो इसका उद्भव 1800 से 19वीं सदी के मध्य हुआ था, यानी कि 18th to 19th सेंचुरी में इसका उद्भव हुआ था। अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के प्रश्रय में इस कला शैली का विकास हुआ था। इसमें भारतीय चित्रकारों की कल्पनावादी शैली और यूरोपीय यथार्थवादी शैली है, इन दोनों शैलियों के समन्वय से स्पेशली इस शैली का विकास हुआ था। इस शैली के ऊपर राजपूती और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखिए इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। इसके अलावा कलकत्ता, मद्रास, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, तंजावुर और बेंगलोर भी जो है इसके कला के केंद्र माने जाते हैं। याद रखें इस शैली को न केवल कंपनी शैली बल्कि इसको पटना शैली भी कहा जाता है, इवन बाजार शैली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो केंद्र था वो पटना था और पटना में इसके चित्रों का बाजार लगता था, इसलिए इसको बाजार शैली के रूप में भी जानते हैं। याद रखें कंपनी शैली में अधिकतर जो चित्र बने हैं वो जल रंगों के बने हैं, यानी जल रंगों का प्रयोग करके अधिकतर चित्र बनाए गए हैं। विषय की बात करें हम लोग, कंपनी शैली के विषय क्या रहे थे? भारतीय जनजीवन पर आधारित रहे थे। याद रखें इसके कुछ चित्रकार भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके चित्रकार याद रखें सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल, फ़कीरचंद, जयराम दास, गुलाम अली खान, मजहर अली खान, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद इस शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है, जिसका देहांत 1950 में बिहार में हुआ था। इसके अलावा इस शैली की 2 महिला चित्रकारों के नाम भी आते हैं, जिसका नाम है दक्षो बीबी और सोनाबाई, जो इस शैली की महिला चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है इस शैली से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र था? तो कंपनी स्टाइल यानी कंपनी शैली का केंद्र पटना ही यहाँ पे दे रखा है। सही जवाब, यानी कि मुख्य रूप से पटना जो है इसका केंद्र था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कंपनी शैली के बारे में। इस प्रकार से ये हमारा TGT 2018 का जो पेपर है उसके अपने सब्जेक्ट से विषय से संबंधित सभी प्रश्न हो चुके हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे बाकी की वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।